सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत प्रकरण 1 हमने पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आधुनिक काल से पहले जो गद्य की अवस्था थी वो किस प्रकार से थी, ब्रजभाषा में गद्य। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 2। प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए, गद्य साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे हिंदी के बारे में बताया गया है। देखिए, सर सैयद अहमद का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था, ये पहले कहा जा चुका है। सर सैयद अहमद खां साहब वही हैं जिन्होंने हिंदी को गंवारी बोली कहा था। तो देखिए, इनके ऊपर जिस प्रकार से शिव प्रसाद सितारे हिंद को शिक्षा विभाग में डॉक्टरेट के पद पे रखा गया था, शिक्षा विभाग में शायद वो डॉक्टरेट के पद पे थे, उसी प्रकार से जो सर सैयद अहमद हैं, इनका स्थान भी अंग्रेज़ों के प्रभाव में थी। ये देखिए, संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवेल साहब ने अपनी राय जाहिर की है। कब? 1925 में। संवत 1925 में इस प्रांत के जो शिक्षा विभाग के अध्यक्ष थे हैवेल, उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। क्या राय जाहिर की है उन्होंने? देखिए, यह अधिक अच्छा होता कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। क्या कहा हैवेल साहब ने कि अच्छा होता ये कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू बच्चे हैं, उन्हें उर्दू सिखाई जाती, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि ऐसी बोली नहीं सिखाई जाती। जैसे हिंदी को वो बोली मानते थे, भाषा नहीं बोलते थे, तो वो सोचते थे कि एक दिन ये बोली है, ये मेरे विचार से ऐसा होगा कि एक दिन उर्दू के सामने इसको झुकना ही पड़ेगा। ठीक है। इस राय में गारशा दत्तासी ने अपनी खुशी के साथ अपने प्रवचन को शामिल किया था। गारशा दत्तासी थे वो हिंदी का विरोध करते थे, पुरजोरी विरोध करते थे। कहीं कहीं पे इनके बारे में ये भी बताया गया कि ये हिंदी के पक्ष में भी बोलते थे, लेकिन कहीं ज़्यादातर ये हिंदी के विरोध में थे। ये उर्दू को महत्वपूर्ण भाषा मानते थे। इसलिए इनकी राय से गारशा दत्तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। क्या किया? इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 में जब यह विवाद हुआ कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, इस प्रकार से विवाद हुआ, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। किसके पक्ष में बोलते? हिंदी के पक्ष में ही बोलते थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का फल यह हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गाँवों की, जो उर्दू के सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। जो उठने वाले लोग थे, जो बोलने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि जो अदालतों की भाषा है वो क्या है? उर्दू है। उर्दू तो जारी कर दी गई है, लेकिन अधिकांश जो भारतीय लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं? गाँव में निवास करते हैं। तो गाँव के लोग उर्दू से सर्वथा अपरिचित हैं, क्योंकि उनको उर्दू का नॉलेज नहीं है। इसलिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है गांव के लोगों को, उनको उर्दू समझ में नहीं आती है। इसलिए हमें हिंदी को जारी करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। हिंदी को जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्सर नागरी में रहें। कुछ लोगों ने कहा कि भाषा के भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर भी गारशा दत्तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास जताया, मतलब उनका मजाक उड़ाया था। जो हिंदी के पक्ष में बोल रहे थे, उनका मजाक किसने उड़ाया था? गारशा दत्तासी ने उड़ाया था। इस बात को आप याद रखेंगे, चाहे पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन देखिए, हिंदी के बारे में आपको इतनी बातें तो याद होनी ही चाहिए, और आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि हिंदी जो अपने वास्तविक स्वरूप में आई है वो किस प्रकार से आई है, किसकी भूमिका रही है, और किस ने क्या क्या कहा है हिंदी के बारे में। ये देखिए, उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई। देखिए, जो इंडियन डेली न्यूज है उसमें हिंदी है, उसको प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए। देखिए, यहाँ पे भी जवाब देने के लिए कौन खड़े हुए? गारशा दत्तासी।
अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते हैं। कौन कह रहे हैं? गारशद अतासी कह रहे हैं। भद्दी बोली कहा है उन्होंने, और हिंदी के अक्षर ऐसे बताए हैं कि सुडौल भी नहीं लगते हैं। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े थे। पैगंबरी एकेश्वरवाद और नवशिक्षित लोगों को खींचते हुए देखे पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर जो नवशिक्षित लोग थे उनको खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए। संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम कर व्याख्यान देना आरंभ कर दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। ठीक है, जो दयानंद सरस्वती हैं उनके व्याख्यान कैसे होते थे? हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश, देखिए स्वामी जी का क्या था? सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में था? हिंदी या आर्य भाषा में। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में ही होते थे। स्वामी जी की अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहा जाता था। देखिए, जो स्वामी जी के अनुयायी हैं वो हिंदी को क्या कहते थे? आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1932 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी जी ने संवत 1932 में की थी। सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया गया था। ठीक है, सभी आर्य समाजों और आर्य समाजियों के लिए क्या बताया था? हिंदी और आर्य भाषा उसको पढ़ना आवश्यक बताया गया था। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब के आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ है। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत दिखाई देती है। आगे है, संवत 1920 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित सरदाराम फुलेरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणधीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। ठीक है, जो दोबारा से पढ़ते हम ऊपर। संवत 1920 में लगभग विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान कौन थे? पंडित सरदाराम फुलेरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई थी। देखिए, पंडित जो सरदाराम फुलेरी हैं उनके व्याख्यानों और कथाओं की धूम कहाँ पे हुई थी? पंजाब में आरंभ हुई थी। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणधीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक गए थे। देखिए, जालंधर के जो पादरी थे गोकुलनाथ, उनके व्याख्यानों के प्रभाव से जो कपूरथला नरेश महाराज रणधीर सिंह थे वो किस मत की ओर हो गए थे? ईसाई मत की ओर वो झुक गए थे। पंडित सरदाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथले पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे? कपूरथले पहुँचे। उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। देखिए, ये ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। कौन? महाराज रणधीर सिंह। ये कपूरथला नरेश थे। तो वहाँ पे कौन पहुँचे? सरदाराम जी पहुँचे और उन्होंने अपने जो प्राचीन वर्णाश्रम हैं उनका ऐसा सुंदर निरूपण किया कपूरथला पहुँच के कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित सरदाराम जी उपदेश और वक्तृताएं देते, रामायण महाभारत आदि की कथाएं भी सुनाया करते थे। कौन? पंडित सरदाराम फुलेरी जी। आगे, उनकी कथाएं सुनने के लिए बहुत दूर दूर के लोग आते और सहस्रों आदमियों की भीड़ भी लग जाती थी। देखिए, उनकी कथाएं इतनी महत्वपूर्ण होती थी, इतनी अच्छी होती थी, क्योंकि वो रामायण महाभारत जैसी कथाएं सुनाते थे। तो बहुत से लोग दूर दूर से आते और सहस्रों मतलब हजारों लोगों की भीड़ भी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी। उनकी वाणी का अद्भुत आकर्षण था। उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक भी तैयार किए थे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, पर अपनी मुख्य पुस्तक हिंदी में ही इन्होंने लिखी है। देखिए, पंजाबी और उर्दू में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो मुख्य पुस्तक है वो किस में लिखी है? हिंदी में ही लिखी है।
अपना सिद्धांत ग्रंथ जो सत्यामृत प्रवाह है उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। कैसा ग्रंथ है इनका? सत्यामृत प्रवाह है जो इनका सिद्धांतिक ग्रंथ है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को उद्देश्य में छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध के बराबर करते थे। ये स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध क्या करते थे? कौन? श्रद्धाराम फुलोरी। यद्यपि वे बहुत सी ऐसी बातें कह और लिख जाते थे कि कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थी और कुछ लोग उन्हें नास्तिक भी कह देते थे। देखिए, ये कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो अंधविश्वासी होते थे ना, जो कट्टर अंधविश्वासी होते थे, उनको वो बात खटक जाती थी और उनको लोग किनको श्रद्धाराम फुलेरी को लोग नास्तिक कहने लगते थे। पर जब तक ये जीवित रहे सारे पंजाब में हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ मानते थे। ठीक है, हिंदू क्या मानते थे? इन्हें धर्म का स्तूप मानते थे, स्तंभ मानते थे। आगे है, पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी थी। किस नाम से? आत्मचिकित्सा नाम से एक अध्यात्म संबंधी उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके इन्होंने छपाया था। 1928 में इसका हिंदी अनुवाद किया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह व्याख्यानों का संग्रह है, शतोपदेश इनके दोहे हैं इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र 1400 पृष्ठ के लगभग लिखा था, जो कहीं खो गया। भागवती नाम से एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में इन्होंने लिखा था, जिसकी बड़ी ही प्रशंसा हुई। याद रखेंगे, भाग्यवती उपन्यास है किसका? श्रद्धाराम फुलेरी का। कब का है? तो संवत 1934 का है। अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। कौन थे ये? श्रद्धाराम फुलेरी थे। संवत 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई उनकी? संवत 1938 में। जिस दिन इनका देहांत हुआ उस दिन मुँह से सहसा निकला, भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में और दूसरा पंजाब में। देखिए, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन इनके मुँह से सहसा अचानक निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में है और दूसरा कश्मीर में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। अपने लिए कहा है कि दूसरा पंजाब में श्रद्धाराम फुलेरी खुद थे और एक काशी में थे। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय उनका हरिश्चंद्र से था। ठीक है, काशी में कौन थे? हरिश्चंद्र थे। और पंजाब में कौन थे? वो खुद थे। और खुद की मृत्यु होने वाली थी, उनके जो देहांत होने वाला था, तब उनके मुंह से निकला कि एक पंजाब में है और एक काशी में। तो पंजाब वाले तो खुद थे श्रद्धाराम फुलोरी साहब और काशी में थे हरिश्चंद्र बाबू। राजा शिव प्रसाद आम फहम और ख़ास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे हैं। उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर रही थी, हिंदी थी वो अपने स्तर पे जा रही थी। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई है। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, उसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे ही रहा था। देखिए, हिंदी किस तरह से अपनी दिशा की तरफ चल रही थी, उसकी सूचना तो काल अच्छी तरह से हमें दे ही रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा है। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता है? देखिए, संस्कृत है वो चिरकाल से चली आ रही थी और संस्कृत से ही भाषा का विकास हुआ है। किस भाषा का? हिंदी का। तो यहाँ पे कहा गया कि गद्य की जो नवीन विकास में उस पदावली का त्याग करके, संस्कृत का त्याग करके किसी विदेशी पदावली, मतलब विदेशी वहाँ पे उर्दू सहसा ग्रहण कैसे की जा सकती थी, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता था? देखिए, जो हिंदी गद्य था वो उर्दू के झमेले में कब तक पड़ा रह सकता था? सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देश भाषाओं से अपना नाता तोड़ हिंदी कैसे, देखिए, भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी?
सगी बहन होकर भी एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी। किसके बारे में बताया गया? हिंदी के बारे में बताया गया। यहाँ पे उनकी सगी बहन होकर भी एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देश भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए है। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की ही क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी मात्रा में लैटिन के शब्द भर पर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हुई हैं। किससे? संस्कृत से निकली हुई हैं। क्या? हिंदी, बांग्ला, मराठी और गुजराती उसी के प्राकृत रूपों से निकली हुई हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकारी के जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने विच्छिन्न कैसे कर सकती थी। राजा लक्ष्मण सिंह के समय में हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। किसके समय में? राजा लक्ष्मण सिंह के समय में। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उससे ऐसे साहित्य का विधान करते थे जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता हो। ठीक उसी परिस्थिति में भारतेंदु जी का उदय हुआ और अगली क्लासों में पढ़ेंगे हम भारतेंदु जी से संबंधित। आज हमारा प्रकरण 2 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम प्रकरण 3। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।